मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा में मेरे आज के मेहमान हैं अमजद इस्लाम अमजद। मैंने बहुत सारी बातें करनी है जो मैं बहुत अरसे से करना चाह रही थी। कोशिश करूँगी कि सब कुछ पूछ लूँ और सब कुछ जान लूँ। तो आइए मिलते हैं अमजद इस्लाम अमजद से। अमजद साहब बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत अरसे से आपसे बातें करना चाह रही थी। मैंने सोचा खाने पे तो आपने बुलाना नहीं है मुझे और मेरे घर नहीं आना। हमेशा तुमने गलत बातें सोची। मैंने कहा वैसे तो आप कभी हाथ आएंगे नहीं, ना मेरे घर आएंगे ना अपने घर जब से आप कराची भागी हो तो क्या किया जा सकता है। मैंने सोचा कि यही एक बहाना हो जाए बैठ के कब करने का। मैं सीरियसली आपसे बहुत बातें करना चाह रही थी। नहीं हमें भी यही है। अब मुसीबत यह है कि अब तो वो कहते हैं ना कि बातें करने वाला भी नहीं मिलता। हाँ, तो ये बड़ा सारे कराची भाग गए। आजकल क्या कर रहे हैं आप? नहीं मैंने, अब तुम्हें पता है, मैंने टीवी के लिए तो तकरीबन 15 साल हो गए मैंने। 15 साल हो गए? हाँ 15 साल हो गए। मैंने शेर दिल जो आखिरी वो एयरफोर्स वाला किया था, उसके बाद मैंने कोई फिल्म नहीं लिखी, कोई टीवी नहीं लिखा ना। उसके बाद सिर्फ शायरी की है। और कॉलम लिखे हैं और मैं काम अपने पढ़ाता हूँ। आप पढ़ाते हैं? बिल्कुल थोड़ा सा मैं आजकल किसको पढ़ा रहे हैं? अब आजकल तो मैंने इनफैक्ट थोड़ा सा इसलिए छोड़ा हुआ है कि मैं कुछ थोड़ा सा एजुकेशन चैरिटी के 1-2 काम है। अच्छा। तो उसके लिए मैं मुल्क से बाहर अक्सर मैं जाता हूँ, तो वो फिर मुश्किल, क्योंकि एमफिल की क्लासेस मेरी होती हैं। अच्छा। तो वो लेता हूँ जो मैं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि होती सैटरडे संडे को है। तो आपने अपना पीएचडी नहीं की? नहीं पीएचडी माशाल्लाह मुझ पे हो गई। मैं तो सोच रही थी कि आप पीएचडी कर रहे होंगे इसीलिए गायब हो गए। नहीं पीएचडी करना होता तो कभी कब कर लिया होता, लेकिन वो अच्छा, ये जो समझ बूझ है, ये जो सेंसिटिविटी है आपके अंदर, ये जो लफ्ज़ों के साथ जो दोस्ती है और ये मोहब्बत है, ये कहाँ से शुरू हुई थी? आप कहाँ पैदा हुए थे? पैदा तो मैं लाहौर ही में हुआ, लेकिन मेरी फैमिली जो है वो सियालकोट के। मेरे वालिद वालिदा बहन भाई हैं? हम 7 बहन भाई। अब दो तो नहीं रहे, उनके एक भाई एक बहन मेरा चला गया। और आपके अब्बू क्या करते थे? अब्बू हमारे, ये 10 कार हमारी फैमिली थी और हमें कोई पढ़ा लिखा हमारी फैमिली में रवाज ही नहीं था पढ़ने लिखने का। बल्कि मेरे एक चचा थे सिर्फ मेरे ख्याल में जिन्होंने कॉलेज की शक्ल देखी थी, वरना मुझसे पहले कोई कॉलेज भी नहीं गया था। और आप कहाँ थे, बीच में या छोटे? सबसे मैं बड़ा हूँ, मैं सबसे अपने बहन भाइयों में मैं सबसे। मैं तो कैसे ख्याल आया कि पढ़ाई करनी चाहिए? या आपकी अम्मी को ख्याल आया था? असल में मैं आपको बताऊँ समीना, बहुता ये है कि जब भी आप जिंदगी को मुड़ के देखते हैं, हाँ, तो कई चीज़ें होती हैं जो लॉजिक से समझ में नहीं आती। अच्छा। ये कैसे हो गई? हाँ। और इससे मैं एक बहुत ईमान रखने वाला आदमी हूँ गैब पर और कुदरत पर। इंसानी लॉजिक, अक्ल, ये सब चीज़ें बहुत अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन मैं इस पे बिलीव करने वाला हूँ कि एक और कायनात हमारे ऊपर, हमारे इर्द गिर्द कहीं चल रही है, कहीं से कुछ और भी हमारी किस्मत में चीज़ें जो हैं वो होती हैं। और अगर हम उस लाइन में रहें जहाँ जो उसका ऑर्बिट है, तो उसका जो एक फैज़ है वो अपने आप तक आ जाता है। यानी कुदरत आपके लिए रास्ते बना देती है। तो अब ये वो जो मियाँ मोहम्मद साहब का एक बड़ा मज़े का शेर है, वो मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ कि जे मैं वेखा अपने बल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले। जे मैं वेखा अपने बल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, तो जे मैं वेखा रहमत तेरी बल्ले बल्ले बल्ले। अभी एक तो इस बल्ले बल्ले के जो तो मैं ये समझता हूँ कि कुदरत ने शायद मेरे लिए मुझ पर एक रहमत जो की कि जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे, फ्लेमिंग रोड लाहौर में, तो वो भी इसी तरह का एक, यानी जिसको कहना चाहिए दस्तकारों का छोटा सा, यानी जिसको कहना चाहिए लोअर मिडिल क्लास टाइप एक कटरी से टाइप थी। लेकिन उस कटरी में हमारे ज़माने के बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे आका बेदार बख्त। तो उनका एक इंस्टीट्यूशन था जिसमें अदीब फाजल, अदीब आलम वगैरह जो है ना ये करवाते थे। तो उनके घर में किताबें बहुत, एक तो वो पढ़े लिखे वैसे भी आदमी थे, बाद में लॉ करके फिर वकील भी हो गए वो।
तो अब उस ज़माने में आपकी जो स्कूल की किताब है उसके अलावा किताब का कॉन्सेप्ट जो था, एक तो आना लाइब्रेरी होता था। तो इत्तेफाक से मेरे वालिद साहब को बहुत शौक़ था जासूसी नावल पढ़ने का, दूसरे तीरथ राम फरोज तर्जमे इब्ने सफ़ी के नावल वगैरह। तो एक तो वो हुआ, और दूसरे वो जो आका साहब का जो घर था उसमें तरह तरह के रिसाले, अदबी किताबें वगैरह वगैरह आती थी। और आप कितने बड़े थे उस वक्त? मैं बहुत छोटा, मेरे ख्याल में मेरी उम्र 7, 8, 9 साल का मैं हूँगा। अच्छा। लेकिन उसमें जो खूबी हुई कि पढ़ने का शौक़ तो मुझे फितरी था। ज़ाहिर है उस ज़माने में अकल तो इतनी होती नहीं, कुछ ज़्यादा समझ नहीं आती, लेकिन मेरे उस शौक़ को देखते हुए आका साहब ने अपने घर वालों को भी ये हिदायत दे रखी थी कि भाई ये बच्चा अगर कोई किताब उठाता, लेता, पढ़ता है तो इसको कोई रोके नहीं। फिर जो मेरी रीडिंग हैबिट डेवलप हुई वो शायद इस तरह से कि वालिद साहब, जैसे मैंने आपको कहा, उनको नावल पढ़ने का शौक़ था, तो आम तौर पर वो नावल मैं ही लाइब्रेरी से लेकर आता जाता था। और आप यकीन करो कि मेरी उस ज़माने में इतनी स्पीड तेज़ थी कि मुझे याद है इब्ने सफ़ी का 112 सफ़े का एक नावल होता था, और वो मैं सड़क पर चलते हुए 35 मिनट में पढ़ता था। जब तक आप अब्बू के तक पहुँचते थे आप पढ़ चुके होते। तो वो तो ये इससे ये अच्छी बात हुई कि उससे मुझे मेरी एक रीडिंग हैबिट जो है ना वो डेवलप हो गई। तो आपने शरारतें नहीं की? शरारतें की होंगी, लेकिन कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग शरारतें, ये सबसे बड़ी शरारत नहीं कि अब्बू को किताब पकड़ाने से पहले खुद पढ़ लो। इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये हुई कि आज से 50-55 साल पहले की मैं बात कहूँ, आज के बच्चे तो शायद उस सोसाइटी को पूरी तरह से समझ भी ना पाएँ। तो मेरी एक ही खाला थी, वो इत्तेफाक से कोई 2-3 साल की उम्र में नबीना हो गई। अच्छा। और ज़ाहिर है उस ज़माने में कोई इलाज वगैरह भी ऐसे नहीं होते होंगे। अब वो बेचारी एक नबीना औरत जो है, आवाज़ उसकी अच्छी थी, तो या वो नातें पढ़ती रहती थी या फिर वो हम बच्चों को इकट्ठा करके कहानियाँ सुनाती थी। अच्छा, अब उसका भी प्रॉब्लम था कि उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वो तवज्जो अट्रैक्ट करने के लिए वो कहानियाँ सुनाती थी, और बच्चों को हमारे ये इंटरेस्ट था कि हम उससे कहानियाँ। तो वो मैं ये हुआ कि जब मैं स्कूल में 6ठी जमात में गया तो वहाँ एक बज़्म अदब टाइप थी, तो मैंने वो जो खाला से सुनी हुई कहानी थी उसको थोड़ा सा एडिट किया अपनी अकल के मुताबिक, और मैंने वो क्लास में सुनाई, वो हिट हो गई। तो वो उन्होंने कहा कि ये बड़े मज़े की कहानियाँ सुन। तो मेरे एक टीचर थे, मुझे याद है, उन्होंने मेरा नाम ही रखा हुआ था कहानियों की मशीन। अच्छा। तो कहा करते थे चलो भी कहानियों की मशीन शुरू हो जाओ। तो उससे ये हुआ कि वो जो मेरे अंदर एक शौक़ था उसमें थोड़ी सी रीडिंग हैबिट डेवलप हुई, और उसमें फिर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मरहूम वालिदैन का कि असूली तौर पर यही था कि जैसे हमारी फैमिली में सारे बच्चों ने 8-10 जमातें पढ़ने के बाद जाके बिज़नेस में चले जाना था, जैसे कि मेरे सारे कज़न थे, तो मुझे भी उधर ही जाना था। लेकिन मैं उनका इसलिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे इस शौक़ को जो है उसको बहुत अप्रिशिएट किया और मुझे अपने फ़ैसले खुद करने दिए, जिसका रवाज हमारे लोअर मिडिल क्लास घरानों में होता ही नहीं है सिरे से कि भी आपने क्या पढ़ना है, क्या करना है, किस तरह। तो वो चीज़ें जो हैं वो मुझे अपनी समझता हूँ कि मेरे वालिद की तरफ से ख़ास तौर पे उन्होंने मुझे बहुत, यानी यूँ कहो कि मेरा रास्ता रोका नहीं। अच्छा। तो मुझे उससे ये होता है कि आप पर जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है कि जब दूसरा आप पर एतबार करता है तो मैंने भी उसमें फिर शाइन करने की कोशिश की, उसको बेहतर बनाने की कोशिश की। और अवलीन जो मेरा पीरियड था, आप समझो मैट्रिक से लेकर बीए तक का, इस ज़माने में अब मैं कभी सोचता हूँ तो यकीन नहीं आता कि मेरे दिमाग में स्वाय क्रिकेटर बनने के ज़िंदगी का कोई मिशन था ही नहीं। आप क्रिकेटर बनना चाहते थे? मैं क्रिकेटर से बनना ही नहीं चाहता था। मैं इस्लामिया कॉलेज का कलर होल्डर भी हूँ। अच्छा। उसमें तो हम लोगों ने 12 साल के बाद गवर्नमेंट कॉलेज को हराया था। उसमें अच्छा। शफकत राना उसमें थे, आफ्ताब गुल थे, दूसरे वगैरह सारे, हम इस्लामिया कॉलेज ने वो मैच जीता था। तो ये जो जब मेरा ज़माना था ये था 2 कश्तियों में सवारी का, कि मैं कोई शायरी वारी भी टूटी फूटी करता था, लेकिन जो मेरे ज़हन में था ना एक के जो जज्बा जो होता है वो शायद स्पोर्ट्समैन बनने का था। तो ये कोई 3-4 साल मैं दोनों में साथ साथ चलता रहा। फिर 1-2 वाक़यात ऐसे हुए जो उस वक्त मुझे बहुत बुरे लगते थे। अल्लाह मियाँ से भी मैं बड़े गिला करता था
लेकिन अब मैं कभी सोचता हूँ कि तो वो मेरे लिए बड़ी रहमत की बातें थी कि मैं वो करैक्टर मैं नहीं बन सका, इसलिए कि जैसी मेरी फिजिक थी और जितनी मेरी कैपेसिटी थी मैंने कोई बहुत अच्छा करैक्टर नहीं बनना था। यानी एवरेज तक तो ठीक था, उससे आगे शायद मेरी कैपेसिटी थी नहीं। और उस ज़माने में जो हालात थे, अगर मैं कहीं थोड़ा सा एक्सेल कर गया होता तो आज किसी को मेरा नाम भी याद ना होता एज ए स्पोर्ट्समैन। तो वो ये हुआ कि जब बीए का हमारे इम्तहान हुआ तो उसमें यूनिवर्सिटी की एक टीम बनी। उस टीम में उन्होंने, हालांकि मैं चैम्पियन टीम की तरफ से था, तो उन्होंने मुझे रिजर्व रखा और एक हमारे ब्यूरोक्रेट थे उनका एक बेटा था, उसको जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था उसको टीम में डाल दिया और मुझे रिजर्व में और रखा। ये बातें होती रहती हैं, लेकिन एक तो वो मेरे लिए एक बड़ा शौक था। दूसरा ये हुआ कि मेरा बीए में मेरा उर्दू सब्जेक्ट में स्कॉलरशिप आ गया यूनिवर्सिटी में। अच्छा, उससे ये हुआ कि वो स्कॉलरशिप एक तरह से एक एडिशनल आप समझो थी कि मैं सरकारी खर्चे पे पढ़ सकता था। तो फैमिली में मैं बड़ा भी था, जैसा मैंने बताया कि हमारे हालात भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इतने बुरे भी नहीं थे लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं। ऐसे में इस तरह की ये जो कह लो इंसेंटिव ये बहुत था कि एक तो मैं उस सब्जेक्ट में था थोड़ा सा अच्छा, और फिर ऊपर से वो, तो फिर मैं ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में आया और वहाँ से फिर आप समझो कि मेरा अदब की तरफ जो कैरियर में 5th ईयर में मैं लिटरेरी सोसाइटी पंजाब यूनिवर्सिटी का। इससे मज़ा कहाँ से आया? तो मैंने भी अपना कैरियर रेडियो से शुरू किया जैसे सब लोगों ने वो किया है। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, इस बात को मैं वाइंड अप कर लूँ। तो मैं लिटरेरी सोसाइटी का चेयरमैन हुआ 5th ईयर में, और 6th ईयर में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का जो मैगजीन था मैवर, उसका चीफ एडिटर बना। इसी के दौरान मेरी मुलाकात अतर शाह खान से हुई। अच्छा, ये जो मेन था ना कि मैं ड्रामे की तरफ जो है वो कैसे आया। अतर शाह उस जमाने में जर्नलिज्म में थे। अच्छा। और इनका वो लाखों में 3 एक सीरियल चलता था, तो वो उनसे मेरी दोस्ती हो गई और यूं मेरा यानी वास्ता जो है टीवी ड्रामे से मेरी थोड़ी सी एक्वेंटेंस हुई। शायरी में तो मैं चल ही रहा था थोड़ा बहुत। तो एक और वजह शायद ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर जिसको आप कह सकते हैं, कुछ तो नेचुरल होती है। कुछ मैं समझता हूँ कि जो मेरा स्पोर्ट्स का कैरियर है उसने भी उसको बहुत इन्हांस किया, क्योंकि आप देखोगे कि अक्सर स्पोर्ट्समैन जो हैं वो चूँकि टीम गेम होती है, लंबे लंबे सफ़र करने होते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे पैसेजेस आते हैं बीच में जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे, तो उसमें बातचीत गपशप ये वो तो ये चीज़ें रही। फिर मेरे दोस्तों का इत्तेफाक है हल्का भी ऐसा था कि जिसमें एक से एक जो है जुमलेबाज आदमी था, बड़े बड़े कमाल के थे। तो जहाँ वो एक हमारा दोस्त है वो कहता था कि ये मुहावरा गलत है कि इज्जत आनी जानी है, हमारी जो महफिल है इसमें जानी जानी है। आज तक हमने किसी की सताते नहीं देखी। तो ये चीज़ें थी सारी। इन्होंने ये वो ज़माना था जो मुझे जिसने एक तरफ मुझे शायरी की तरफ लेकर गया, जिसमें हम नजीम कासमी साहब मेरे वो एक तरह से रहनुमा, और वो भी था ना वो जो बने रिजर्व में जाना शॉकिंग, वो दिल को चोट लगी ना। तो उसके बाद फिर जब मैं टीवी अभी नया आया था, और जैसा कि आप सबको हमें पता है कि उस ज़माने में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन वगैरह तो था नहीं कि जिसमें आप जाके टेक्निक सीख सकें या तरबियत हासिल कर सकें, तो लोग देख देख कर ही लिखते थे। तो मैंने भी अपना कैरियर रेडियो से शुरू किया जैसे सब लोगों ने वो किया है। तो रेडियो से जब मैं टीवी की तरफ कोशिश की आने की, तो एक बड़ी अजीब सी बात थी इस वक्त, चूँकि टीवी में जो बड़े लोग थे हमसे सीनियर, वो इतनी तादाद में मौजूद थे कि टीवी का जो टाइम था वो उन्हीं में पूरा हो जाता था। तो किसी नए आदमी के लिए बड़ा मुश्किल था उसमें आना। और वो जो टीवी के जो इंतज़ामी वाले लोग थे वो भी एटलीस्ट फील करते थे कि यार ये तो सिक्का बंद आदमी, अशफाक साहब हैं, मुन्नू भाई हैं, ये सारे लोग जो हैं, तो इनकी मौजूदगी में अब जब हमें ज़रूर, तो वो कुछ ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते थे। तो मैं भी जब मुझे अतर शाह खान ही मुझे धिका देने वाला था, उसने मुझे कहा कि तुम लिख सकते हो, तुम्हें सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, तुम्हें जुमला बनाना भी आता है, तो तुम ड्रामा लिखो।
अब जो मैंने ड्रामा लिखा तो जाके टीवी पे दिया। उस ज़माने में ये भी आजकल की तरह नहीं होते थे फोटोकॉपियाँ वगैरह। अच्छा। तो वो आमतौर पे साइक्लोस्टाइल टाइप करना पड़ा जब लिखना। तो वो मैंने दिया तो कोई डेढ़ 2 महीने मैं जाता रहा। उन्होंने जी अच्छा देखें जी देखें। उसके बाद 2 महीने बाद उन्होंने बताया जी कि वो तो गुम हो गया स्क्रिप्ट आपका, और आपके पास कॉपी नहीं थी। कॉपी भी उसकी कोई नहीं थी। तो खैर वो बड़ी लंबी कहानी, वो नहीं हुआ। अच्छा। फाइनली उसके बाद तकरीबन ये बात है कि 68 का ज़माना हुआ। 5 साल तक मैं टीवी पर कोशिश करता रहा किसी छोटे मोटे स्केट प्रोग्राम की, लेकिन कोई ड्रामा मुझसे किसी ने नहीं लिखवाया। गीत चीत मेरे कुछ चल जाते थे, कुछ और चीज़ें। तो फिर हुआ ये कि 73 में इस्लामाबाद से, चकलाला से एक इश्तिहार आया टीवी पर, पहला खेल, कि जो लोग नए राइटर हैं वो अपना पहला खेल। अच्छा। अब मैं वहाँ डेस्परेट हुआ फिर रहा था तो मैंने वहाँ भी भेज दिया। अच्छा, वहाँ गालिबन खेल थे नहीं ज़्यादा, क्योंकि अच्छे जो राइटर थे वो लाहौर कराची में लिख रहे थे। तो समहाउ वो मंजूर हो गया और हो भी गया। नैयर कमाल और खालिद सईद भट्ट उसमें थे, और सलाउद्दीन मुझे याद है उनके नैयर की बहन थी गालिबन, उसके शौहर थे। बाद में वो फॉरेन सर्विस में चले गए, मुझे मिले थे अभी मैनचेस्टर में भी, वहाँ वो हमारे थे कौंसल जनरल। तो वो प्ले हुआ। उस प्ले के होने के से बाद मेरा ख्याल था कि अब तो लाहौर वाले को थोड़ी सी लिफ्ट मुझे कराएंगे, लेकिन यहाँ फिर वो खामोशी थी। फिर हुआ ये कि हमारी सायरा काज़मी, जो सायरा अंसारी होती थी उस ज़माने में, ये एज ए गेस्ट प्रोड्यूसर आई। और उस ज़माने में 1974 में एक विमेन ईयर था। अच्छा। इंटरनेशनल विमेन ईयर था। तो इसको हवा के नाम से एक सीरीज इन्होंने शुरू किया। तो उसमें अब एक तो गुफरान इम्तियाज़ी साहब, उसके मुझे याद है वो एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर थे। और ये तो सायरा को कहीं से पता चला, जाहिर है उस ज़माने में जो बड़े बड़े राइटर थे वो किसी छोटे स्टेशन के लिए या नहीं, वो इतने इंटरेस्टेड भी नहीं थे। तो उसको पता चला कि भाई वो जो ड्रामा हुआ था वो अच्छा हो गया ड्रामा, पहला खेल में आखिरी ख्वाब उसका नाम था। तो फिर उसने मुझसे कांटेक्ट किया गुफरान साहब ने। तो फिर मैंने 2 ड्रामे जो है वो बरज़ख एक लिखा। मज़े की बात है, बरज़ख ही ड्रामा था जिसमें राहत काज़मी की और सायरा की, आप समझिए कि दोस्ती जो है पक्की जो उसी ड्रामे से और फिर मोहब्बत हो गई उसके दौरान हुई। राहत हमारे प्यारे पहले से दोस्त हमारे चले आ रहे थे। तो एक मोम की गुड़िया, ये 2 ड्रामे थे। तो बस आप यूँ समझिए कि बस इन ड्रामों से मेरा जो टेलीविज़न का एक करियर है। और फैमिली कैसे रिएक्ट कर रही थी, अब्बू और अम्मी के ये किधर जा रहा है ये बच्चा? नहीं, उस वक्त तक इसलिए नहीं कि उस वक्त में टीवी में इतना ग्लैमर स्लैमर आया ही था। टीवी सेट ही बहुत कम होते थे। मुझे याद है हमारे पूरे मोहल्ले में शायद 2 या 3 घर थे, इंक्लूडिंग आवर्स के, जिनके पास वो छोटे छोटे वाले ब्लैक एंड वाइट टीवी। तो उस ज़माने में टीवी में कोई इतना ग्लैमर स्लैमर तो था नहीं, ना ये कोई प्रोफेशन था। तो उनके लिए यही बड़ी, मैं समझता हूँ कि खुशी की बात थी कि बेटा कुछ काम कर रहा है, और कोई इक्का दुक्का बंदा कह भी दे कि यार वो आपके बच्चे की फलां चीज़ देखी है या पढ़ी है, तो उनके लिए यही बड़ी खुशी की। अम्मी को सुनाते थे अपनी शायरी? हाँ, वो शायरी देखो ना, मैंने बताया कि वो कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं। एक तो माँ बाप के लिए पहले ही ये होता है कि बच्चा कुछ कर रहा हो और उसकी तारीफ हो रही हो, तो उनके लिए ये चीज़ बेमानी हो जाती है कि ये कर क्या रहा है। यही चीज़ बहुत होती है कि लोग इसको अप्रिशिएट जो है वो कर रहे हैं। तो उन्होंने फैमिली मेरी ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। कभी मेरे रस्ते में कोई इस तरह की रुकावट मेरी फैमिली कभी। तो बाकी भाई क्या कर रहे थे? बाकी वही कर रहे थे जो मेरे बाकी कज़न कर रहे थे। बहनें थी आपकी? मेरी 4 बहनें और 3 भाई हैं हम। अच्छा। अब उनमें से एक बहन और एक भाई नहीं रहे, लेकिन वो भी, उनमें से भी कोई इधर आपकी तरफ नहीं आया। और पढ़ाई ज़्यादा करने में नहीं आया? हाँ, पढ़ाई में तो अब तक नहीं आया। अब हमारी जो नस्ल है, मेरे बच्चे जो हैं, ये बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटियों वगैरह में गए हैं, लेकिन मेरी नस्ल तक भी मैं वाहिद बंदा ही था जो गया यूनिवर्सिटी में। जैसे मुझे कोई एहसास होता है जब मैं आपकी स्क्रिप्ट पढ़ती थी, जब मैं आपके प्लेस में काम, कि आप कैरेक्टर्स को बहुत इंटरेस्टिंगली बनाते थे।
लाइक उनकी अपनी ज़बान होगी, उनकी अपनी बोलचाल, उनका अपना रख रखाव, रवैया अलग अलग अलग। यू नो, मैं और उस्मान ये डिस्कस भी करते थे कि वो कैरेक्टर्स बनाते हैं, ये नहीं कि सारे ही एक जैसी बात कर रहे हैं, सारे ही एक जैसे, सारे ही फिलोसफर बने हुए हैं, यू नो। वही उसमें भी वही बात है कि वो जो ऑब्जर्वेशन है, वो जो ऑब्जर्वेशन आपकी है। और फिर थोड़ी सी देखिए, मैं समीना, मैं अब बच्चों को भी, नौजवानों को भी, जब मैं पढ़ाता भी हूँ तब भी यही कहता हूँ कि हमें एक बात को भूलना नहीं चाहिए कि कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं जिनमें हमारा अपना कोई इख्तियार नहीं होता। जैसे हमारे वालिदैन हैं, हमारा पैदा होने का टाइम है, हमारी शक्ल सूरत है, वगैरह वगैरह, बेशुमार बातें हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें जो अगर आपके पास आर्ट की कोई फॉर्म हो, तो जब तक आप क्राफ्ट या स्किल जो है उससे रिलेटेड, जब तक आप उसको सीखते नहीं हैं, उस वक्त तक आप उसका हक अदा नहीं कर सकते। मसलन एक आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, अल्लाह ने अच्छी आवाज़ दी है आपको, लेकिन आप अच्छी आवाज़ से गाने की नकल तो कर सकते हो, गा नहीं सकते। अपना गाना तो नहीं बना सकते ना, नकल कर सकते हो अपनी आवाज़ के। गाना बनाने के लिए आपको मौसीकी सीखना पड़ती है। तो इसी तरह अगर आप राइटर हो और आपको लिखना आता है, तो लिखना आने के लिए फिर आपको उसके जो बाकी चीज़ें, मतलब आप एक करैक्टर लिख रहे हैं, तो अगर आप उस करैक्टर को स्टडी नहीं करते, उसकी ज़बान को आप तो ये आपको कैसे पता था ये सब? जब हमारे पास कुछ नहीं था और हमने रॉ टैलेंट के साथ एक ऐसा बना लिया कि हम बहुत आगे निकल गए। ये मैं समझता हूँ कि वेरी यंग जब आपने शुरू किया। हाँ, लेकिन तो ये आपको कैसे पता? मैं कहता हूँ ना कि ये कुछ चीज़ें तो आदमी मैंने सीखी ना, मैंने आपको बताया, मैंने अपने बड़ों से सीखी, सीनियर से सीखी, और कुछ चीज़ें जो हैं वो कैसे आती हैं वो मेरे पास भी उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम लोग, हमारी नस्ल बड़ी खुशकिस्मत थी इस एतबार से, खुसूसन मीडिया में हम लोग जो ड्रामा में आए, कि उस ज़माने में बहुत अच्छे, बड़े कारीगर लोग, बड़े हुनरमंद लोग जो हैं वो टेलीविज़न में पाए जाते थे, हर शोबे में, म्यूज़िक में भी और इवन न्यूज़ में। मुस्लिम, मुझे याद है, हमारे दोस्त थे, कमाल के आदमी थे। ड्रामा तो खैर हमारा वो फील्ड था ही, और तो बहुत अच्छे काम। तो हमारी नस्ल को ये फ़ायदा हुआ कि हमने बड़े हुनरमंद लोगों के साथ काम किया, तो हमें उनसे डायरेक्ट सीखने का मौका जो है वो मिल गया। और लेकिन जो ख़राबी हुई है, और जिसके लिए मैं हमेशा पीटीवी को कसूरवार ठहराता हूँ, ये मानते हुए कि हमें पीटीवी ने बनाया है, हम पीटीवी ही के प्रोडक्ट हैं, हमें जो इज़्ज़त मिली, जो नाम मिले, इसमें पीटीवी का। लेकिन जिसको कहते हैं ना खुद एहतसाबी, वो भी करनी चाहिए कि पीटीवी ने वो जो टैलेंट पूरे मुल्क से, रॉ टैलेंट जो है वो जमा हो गया था उसके पास, उन्होंने फिर उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश नहीं की और इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि वो एक रॉ आई और उसके बाद उसने एक हमारे वाली नस्ल पैदा की जो डायरेक्ट उसे, और उसके बाद फिर ये काम जो है इसमें वो जो टैलेंट का और वो जो स्किल का जो रिश्ता था वो पीछे रह गया, और नौकरियां और ग्लैमर और दूसरी चीज़ें जो हैं वो आगे आती चली गई। और यूं पहले पीटीवी पर इसका असर हुआ, और अब आप देखते हैं कि बाकी जो हमारे चैनल्स हैं उस पर भी, कि इनमें हमारे मुआशरे की वो जो तस्वीर बनती है वो उतनी गहरी भी नहीं है और उतनी वसी भी नहीं है और उतनी मुतनव्वो भी नहीं है जैसे कि आपको 70s, मिड 70s में, 80s में, 90s में नज़र आती थी। तो ये चीज़ें जो हैं ये मुझे बहुत थोड़ा परेशान करती हैं कि हम एक ऐसे मुल्क में, एशिया का एक मुल्क था जो 2-3 स्पोर्ट्स के अलावा किसी और फील्ड में सिवाय इसके के 60s में कोई थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइज हमारा कोई ऐसा नाम नहीं था, लेकिन कुछ शोबों में आके खुसूसन ड्रामे वगैरह में हमने बहुत एक्सेल किया। तो ये बड़ी दुख की बात होती है कि जब हमारे पास कुछ नहीं था और हमने रॉ टैलेंट के साथ एक ऐसा बना लिया कि हम बहुत आगे निकल गए, और उसके बाद जब हमारे पास सब कुछ आ गया, वसाइल भी आ गए, टेक्नोलॉजी भी आ गई, एक्सेस भी आ गई, ग्लैमर भी आ गया, तो फिर हमने उसको लूज़ करना शुरू कर दिया।
तो ये चीज़ जो है ये मुझे बड़ी तकलीफ है। तो ये जो सब कुछ आप सोच रहे होते हैं, शायरी और ड्रामा और स्टूडेंट्स और पढ़ाना और पढ़ना और दिखना और लोगों के साथ गप मारना और हंसना हंसाना, उसमें आपकी बेगम ने आपको ढूंढा या आपने उनको ढूंढा? हाँ, दोनों ने ढूंढ लिया। असल में मेरी बेगम आपको तो पता ही है, हाँ, माय फर्स्ट कजन। तो उन्होंने प्रपोज किया या आपने किया? उन्हें नहीं किया था, मैं नहीं था। अच्छा। अगर जब मैं उसके सामने कम ही मानता हूँ लेकिन तो असल में हम बड़ी मजे की बात है, वही जो मैं बता रहा हूँ ज्वाइंट फैमिली से। हाँ। अब देखो हमारे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में बहुत सारी खराबियां थी बिलाशुबा, लेकिन बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी। बच्चे जो हैं वो एक फैमिली में रहते हुए बहुत सारी वैल्यूज़ को सीखते थे देख देख कर, कोई उनको पढ़ाता नहीं था। हाँ। देख देख के सीखते थे। अब वो हमने उनको हटा के वेस्ट की तकलीद में हम निकल गए कि छोटे छोटे क्यूबिकल्स बना रहे, एक एक दो दो कमरों के घर बनाए, आइसोलेशन में अपने चल जाए। तो बच्चों को अब आप देखें, आजकल के बच्चों को इन फूफी खाला मामू वगैरह इन रिश्तों का पता नहीं है। एक अंकल और एक आंटी में आपने मोर लगा के वो सारे, तो उनके साथ एक फिर ये है कि बहुत सारी मैं समझता हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो कलेक्टिव खुशी का था तसव्वुर, जो आपको बहुत ट्रेन करता है। क्योंकि देखिए सेक्रीफाइस जो है ना, इसार, ये इंसानी ज़िंदगी की बहुत बड़ी खूबी है। मैं समझता हूँ इस कायनात में जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात है, उनमें एक जो बहुत बड़ी वजह है इंसान के अशरफ होने की, वो उसकी कुर्बानी, सेक्रीफाइस है, दूसरे के लिए कुछ करना। ये आपको जानवरों में इस तरह किसी जानवर में शायद नज़र नहीं आएगा। तो ये जब आदमी इकट्ठे रहते थे, इसका ये मतलब नहीं कि गोरों में नहीं है, मगर उनका तरीका ज़रा डिफरेंट हो गया। उसमें इंडिविजुअल जो है वो बेस हो गया है बजाय इसके कि वो फैमिली या ग्रुप। तो हमने अब जाहिर है वक्त को तो कोई रोक नहीं सकता, ये चीज़ें होनी हैं, लेकिन इनमें तवाज़ुन ज़रूर पैदा किया जा सकता है। वो जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो जो कार्ल मार्क्स ने जो थीसिस और एंटी थीसिस को सिंथेसाइज करने का जो प्रोसेस बताया ना, वो मुआशरे में भी होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं उनका मुंह रुख बेशक आगे मुस्तकबिल की तरफ हो, लेकिन उनको पता हो कि उनके पीछे क्या है। अब तक आपने कितनी किताबें पढ़ ली हैं? नहीं, अब किताबें तो बहुत ज़्यादा, पहले मैं खासा पढ़ता था, लेकिन अब वो ज़ाहिर है इतना, अब लिखने मेरी अपनी माशाल्लाह 70 किताबें हो चली हैं मिला जुला के, जो मेरी लिखी हुई जो है। तो वो अब लिखने में बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है। और आपके बच्चों में से कोई है जो लिखता है? अली मेरा बेटा जो है वो लिखता भी है। अच्छा। लेकिन तीनों बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, दे आर वेरी गुड। कहानियां सुनाई उसमें? हाँ, असल में जब उनकी उम्र आई बच्चों की, तो उस वक्त मैं खुद ही एज ए प्ले राइटर जो है वो इतना एस्टेब्लिश हो चुका था कि उन्होंने मेरी ड्रामों के जरिए से ही। अच्छा। लेकिन मेरे ड्रामे उन्होंने, आपने उनको कहानियां नहीं सुनाई? नहीं, कहानियां इतनी ज्यादा नहीं, जिस तरह मेरी खाला ने मुझे सुनाई थी ना, वो इसी वजह ये ना कि वो सिस्टम नहीं रहा ना, वही जिसका मैं रोना रो रहा हूँ। कि फिर ये है कि अपना समीना, एक और बात जो होती है, जो हमारी आपकी तरह के लोग होते हैं जो मेहनत करके ज़िंदगी में नीचे से ऊपर आते हैं, उनके साथ एक बड़ा अलमिया ये होता है कि उनका जो बचपन और जवानी का जो नेचुरल पीरियड है ना, वो सुकड़ जाता है। बचपन भी जल्दी ख़त्म हो जाता है, जवानी भी जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो स्ट्रगल का पीरियड इतना होता है। मुझे कभी कभी मैं सुनता था बुज़ुर्गों से कि जी अपने बच्चों के बच्चे ज़्यादा प्यारे होते हैं, तो सोचते थे कि ऐसे भी ये बात बनाई हुई है। लेकिन अब वक्त आया तो मैंने देखा कि ये वाकई ऐसा हुआ। फिर मैंने इस पर गौर किया तो मुझे समझ आया कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो प्यार तो मुझे उनसे बहुत था, लेकिन मेरे पास क्वालिटी टाइम नहीं था उनको देने के लिए। मैं अपनी ज़िंदगी की दौड़ी में इतना लगा हुआ था, ड्रामों में, फलाने में, इधर रहे, पढ़ा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से उनके हुकूक तो पूरे कर रहा था, मगर वो टाइम नहीं दे रहा था जब वो डिज़र्व करते थे। अब जब आप फिर ज़िंदगी में थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं, टाइम पर आपको ज़रा सा कंट्रोल आता है, उस वक्त आपके बच्चों के बच्चे आते हैं, तो आपने जो उनके वालिदैन को नहीं दिया होता ना, वो भी उनको देके कंपनसेट करते हैं। मैं समझता हूँ। रिग्रेट करते हैं कभी? हाँ बिल्कुल। मुझे मेरी बेटियाँ मुझे बताती हैं, वो कहती हैं जी कि आप जब आपने अपने कागज़ वागज़ रखे होते थे ना, और अगर हम कोई कागज़ इधर से उधर कर देते थे तो आप हमें बहुत झड़कते थे। अब हमारे बच्चे आते हैं, वो कागज़ उठा के फाड़ देते हैं, आप हंसते रहते हैं।
ये मज़े की बात है, ये इसी तरह से ये हुआ है। तो ये जो मैं समझता हूँ खुशियाँ और मसरतें हैं जो। कब आप बहुत खुश हुए? बहुत दो ऐसी चीजें हैं जो जितना बांटते जाओगे ये बढ़ती जाएगी। मैं वैसे भी खुश रहने वाला आदमी हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं एक ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ। कोई ऐसी खुशी याद है जब आप बहुत खुश हुए? जब पहला बेबी गोद में उठाया था तब बहुत खुश हुए थे? बहुत सारी हैं चीज़ें, ज़ाहिर है उसमें पहला बेबी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने बताया ना कि मैं हमेशा ये समझता हूँ कि आदमी को शुक्रगुजारी जो है वो अपने अंदर ज़रूर पैदा करें। शुक्रगुजारी में बड़े मज़े हैं। इसीलिए देखिए हमारे जो बुज़ुर्ग कहते थे ना कि जब तकलीफ़ आए तो सब्र करो और जब अरूज का ज़माना हो तो शुक्र करो। अब समझ में आती है वक्त के साथ इसका सही मतलब जो है ना, क्योंकि जब आप शुक्रगुजार होते हैं और उसका इजहार करते हैं शुक्रगुजारी का अपने अमल से, तो उसका वो जो दीनी और स्पिरिचुअल पहलू है वो अपनी जगह है। आपकी दुनिया भी उससे बेहतर होती है, क्योंकि शुक्रगुजारी जो है वो आप में एक तरह की ह्यूमिलिटी पैदा करती है, एक तकब्बुर से आप बचते हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि तकब्बुर जो है ये शायद शिर्क के बाद सबसे नापसंदीदा चीज़ है जो अल्लाह ताला को है। कुदरत को जो सबसे नापसंदीदा चीज़ है ना, वो शिर्क के बाद वो तकब्बुर है कि अल्लाह ताला ने कहा कि मुतकब्बिर। तो अब हम तकब्बुर किस बात पे करें? जब आदमी को ये समझ में आना शुरू हो जाए ना कि मैंने जो कुछ हासिल किया है इसमें मेरी मेहनत भी है, मेरी कोशिश भी है, और इसके अलावा भी कुछ है। वो इसके अलावा क्या है, अगर आप उसको मान लेते हैं तो फिर आप गुरूर का शिकार नहीं होते, तकब्बुर का शिकार। वरना आप समझते हैं कि ये तो मैंने खुद बनाया, हर चीज़ मैंने की है। वो जो अशफाक साहब बड़ी मज़े की बात करते थे ना, क्योंकि एक आदमी किसी महफिल में बार बार कह रहा था मैंने फ़लाँ को ये दिया, मैंने फ़लाँ को ये दिया, मैंने फ़लाँ। तो एक आदमी उठ के उसके पास गया, उसने कहा यार कहाँ से दिया था? वो दिए में से दिया था ना। बाबा जी, ये बाबा जी की बात है। तो यही है कि हम अगर ये कहें कि मैंने किसी को दिया, वो यार मुझे किसी ने दिया है तो मैं दे रहा हूं ना। तो अगर मैं उसको मान लेता हूं तो, और मान के जब मैं उसके दिए में से देता हूं फिर वो मुझे और देता है। कोई ऐसी बात है जिसको आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप कहते हैं इसको मैं इरेज कर सकता तो मैं मिटा देता? ज़ाती ज़िंदगी में तो शायद कोई ऐसी इम्पोर्टेंट इतनी बात नहीं, छोटी छोटी हैं। लेकिन सच्ची बात मैं बताऊं तुम्हें कि मजमूई तौर पर एक जो है तकलीफ़ या पछतावा या एहसास, वो मुझे हमेशा दामनगीर रहता है कि हमारा मुआशरा, ये जो मुआशरा जिसमें हम रहते हैं, इसका पोटेंशल इससे ज़्यादा है। ये आपको दुख देता है? ये चीज़ मुझे दुख देती है कि हम अपने उस पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए, और शायद इसमें जो हमारे हिस्से का काम था करने वाला, शायद हमसे भी कहीं, अगर सब पीछे रहे हैं तो हम भी रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं कि हमारा जो असल पोटेंशियल है वो वही है। ये जो बातें हम इतनी देर से कर रहे हैं वो यही है कि हम जो तवाज़ुन है उसको, और उसी का नाम आजकल की ज़बान में अब टॉलरेंस भी कह सकते हैं, स्पेस गिविंग भी कह सकते हैं। समझते नहीं कि शायद हमें थोड़ा सा सिस्टम को बदलना पड़ेगा, एजुकेशन के सिस्टम को, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को, और अपने लीगल सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो हैं उसी में आती हैं, और देखिए उसी से फिर पॉलिटिकल सिस्टम भी ठीक होगा। देखिए जब अदारे ठीक होंगे ना आपके, और इदारों में मैं हमेशा ये कहता हूँ, और मैं पूरी ईमानदारी से ये बात कहता हूँ कि जो स्पेस मैं अपने लिए मांगता हूँ, अगर मैं आपको या दूसरे को वो स्पेस नहीं देता तो मैं किस मुंह से मांगता हूँ, किस असूल के तहत मांगता हूँ? तो हमारे माशरे में जो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, वो ये तय करना है कि हम एक दूसरे को स्पेस देना जो है वो
अगर मुझे चाहिए तो फिर दूसरे को वो चाहिए। हाँ। और अगर मुझे इज्जत चाहिए तो दूसरे को भी उतनी ही चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमें ये आके हमारे मुआशरे में मैं समझता हूँ कि शायद तालीम की भी कमी है, कुछ और भी बहुत सारे हमारे मसाइल हैं, और उसमें आकर हमारे मीडिया ने अच्छे काम भी किए हैं बिलाशुबा। ये जो मॉडर्न मीडिया है इसने बड़ी अवेयरनेस भी दी है और भी बहुत सारे कुछ अच्छे काम किए हैं, लेकिन इसने भी मुआशरे को जेल करने में जो रोल था वो मैं माफ़ी चाहता हूँ उस तरह से नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। इसमें हम सब ही हैं मिलके। तो उसमें ये जो आप देखें, अक्सर हम शिकायतें करते हैं इंटॉलरेंस की। आजकल अब इलेक्शन का आप देखते हैं कि लोगों की जो ज़बान है ये अच्छी ज़बान नहीं है एक दूसरे के बारे में, सबके सब, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता। तो ये जो एटीट्यूड है ये अल्टीमेटली मुआशरे में और मुंह में कड़वाहट पैदा करता है। तो इस चीज़ को हमें टॉलरेंस के साथ, इंसाफ के साथ, इदारों को बेहतर करने के साथ, आम आदमी के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट करने के साथ। आपको पता, मैं ये जो गाली गलोच है और बदज़बानी है, मैं इसको वायलेंस के अंदर डालती हूँ। मैं समझती हूँ कि ये वायलेंस का हिस्सा है। जिस तरह आप किसी को थप्पड़ मारते हैं या आप किसी की पिटाई करते हैं या आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, गन, पिस्टल विस्टल से, ये सब वायलेंस का है। और ज़बान, ये साउंड पोल्यूशन है। यस, और ये ज़बान से बुरे लफ्ज़ कहना भी वायलेंस है, क्योंकि आप वायलेट कर रहे हैं किसी और की इज्जत को। देखिए जनाब अली का बड़ा कमाल का, वो खैर कॉल तो उनके घर ही ऐसे होते हैं, तो उन्होंने कहा था कि बात करो ताकि तुम पहचाने जाओ। आदमी अपनी बात से, अपनी गुफ्तगू से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये भी जो लोग हैं इस वक्त जो कर रहे हैं, ये भी शायद इस बात को समझ नहीं रहे। मैं उनकी नीयतों पे भी शक नहीं करता कि वो वायलेट कर रहे हैं। हाँ, मैं उनको नहीं चाहिए। आपको गुस्सा आता है? हाँ, गुस्सा मुझे आता है। मुझे जो बात मेरी पसंद के, जिसको मैं सही समझता हूँ उसके ख़िलाफ़ हो तो आता है और उतर भी बड़ी जल्दी जाता है। लेकिन ये है कि ऐसा गुस्सा जिसका ताल्लुक़ किसी वैल्यू से हो, जिसमें किसी वैल्यू को डिस्टॉर्ट किया जा रहा हो, वो गुस्सा जो है वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा शायद जेन्युइन होता है और वो रहना चाहिए। माफ़ कर देते हैं आसानी से। हाँ, अल्लाह की मुझे बड़ी माफ़ी मांग लेते हैं। अल्लाह की बड़ी रहमत है। माफ़ी भी मांग लेते हैं। माफ़ी भी दिल में ज़्यादा मांगता हूँ। हाँ। मुँह से भी मांग लेता हूँ, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं जितनी होनी चाहिए। अच्छा। लेकिन दिल में मैं उसको, जब एक मुझे अंदाजा हो जाए कि मैंने गलती की जब है। मुँह से नहीं मांगते माफ़ी, नहीं, फिर किस तरह, नॉट ऑल द टाइम, फिर क्या करते हैं? एटीट्यूड से। अच्छा। आपका एटीट्यूड होता है ना, आप कंपनसेट उसको किस तरह से करते हैं। तो ये है, क्योंकि देखो असल में वो मेरी एक नज़्म है जो मेरी बेगम का कहना है कि मैंने उसके लिए, उसके कहने पर लिखी है, और वाकई है भी यही बात सही कि हमारे, अब आप बात कर रही थी ना, हर सोसाइटी का कुछ अपना। मिसाल आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में गुजर रहे हो तो आपके करीब से 6 बंदे गुजरते हैं जिनके साथ आपका कोई वाकफियत नहीं, सिर्फ से हर बंदा आपको हैव ए नाइस डे कह के जा रहा है, या आपको कोई चीज़ पकड़ाने की कोशिश कर रहा है, जरा देने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे यहाँ इसकी तरबियत निस्बत, लेकिन ये चीज़ें उन मुआशरों ने अपने लोगों में पैदा की हैं। इसको चीज़ों को ऐसे थे नहीं वो। अब देखिए कि मसलन मुझे किसी ने बताया, मैं बर्मिंघम में था, कि वहाँ एक स्कूल मुझे उन्होंने दिखाया। उस स्कूल में उन्होंने एक जो ट्रैफिक सिग्नल है ना, एक ग्राउंड सी है, उसमें ट्रैफिक सिग्नल बनाए हुए हैं, वहाँ इरेक्ट किए हुए हैं, और प्ले ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको वो एक साल में आप समझो तकरीबन 100 दफ़ा सड़क पार करवाते हैं कि पहले राइट देखो, लेफ्ट देखो। करते करते वो उनके रिफ्लेक्सेस में वो चीज़ आ जाती है। नतीजा ये है कि वो आगे जाके जो मर्जी बने सड़क को ठीक पास करेगा। इसकी मैं एक मिसाल दिया करता हूँ। हमारे बचपन में पहाड़े स्कूलों में याद कराए जाते थे, दूनी दूनी दो दूनी, और सारा साल पूरी साल रोजाना बच्चे वही पढ़ा पढ़ते थे। तो किसी ने कहा यार ये क्या बेवकूफ़ी की बात है, एक दफ़ा याद हो गया बच्चों को, अब सारा साल ही कराते जाते हो। मैंने कहा यार तुम एक बात पे गौर करो कभी
कि एक आदमी बूढ़ा हो जाता है 80, 90, 95 साल की उम्र में, मेमोरीज की जवाब दी गई, अल्जाइमर में आ गया, बच्चों तक के अपने नाम उसका भूल जाते हैं, पहाड़ा नहीं भूलते। बिल्कुल सही। बचपन में जो आपने याद किया होता है वो नज्म नहीं भूलती, और फिर वो आपके पहाड़ा नहीं भूलता, वो कहानी नहीं भूलती, वो रिफ्लेक्सेस में आपके जो आ गया ना। तो इसी तरह अब आप ये देखो कि हम जो शहरों में रहने वाले हैं, हमें पौधों का पता नहीं है, परिंदों का पता नहीं है। हम लोगों को मतलब मुझे कोई पूछे तो मैं किसी दरख्त का भी नाम, सब्जियों का पता नहीं है। तो इससे भी ये भी होता है कि जो शहरों के हैबिटाट है वो आपको नेचर से भी थोड़ा सा दूर कर, वरना नेचर भी आपको जो है ना इंसान बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, आपको बंदा बनाए रखने में। तो वो जो डायरेक्ट नेचर के साथ हमारा ताल्लुक था वो भी कुछ थोड़ा सा निस्बतन कम हो गया। जिंदगी क्या है? जिंदगी के बारे में, जिंदगी का तो शायद जिंदगी को मोहब्बत का एक एक्सटेंशन अगर कहा जाए, फैलाओ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये इस कायनात का जो मकसद हमारे ज़हन में आता है वो भी एक तरह से मोहब्बत ही का फैलाव है। अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा फ़लसफ़ा इसमें डालने की कोशिश करें तो ये भी एक मोहब्बती का फैलाव है। तो इसलिए ज़िंदगी को अगर हम एक ऐसा इम्तहान समझने की कोशिश करें, मेरा ख्याल है कि वक्त करता है हर सवाल को हल, वक्त करता है हर सवाल को हल, ज़ीस्त मकतब है इम्तहान नहीं, कि ज़िंदगी स्कूल है, हमने इसको इम्तहान समझ लिया हुआ। वाह 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 वाह। तो इम्तहान तो इसका एक हिस्सा होता है ना, कि साल के आखिर में चलो वो असल तो मकतब है। तो ज़िंदगी जो है ये एक मुसलसल सीखना, और सीखना भी क्या है कि इसकी क्वालिटी कैसे बेहतर हो, और कितना फैलाव आप रचा सकते हैं मोहब्बत का, कैसे अगर हम अपनी मोहब्बत कितनी बांट सकते हैं। तो ये वही इल्म और मोहब्बत दो ऐसी चीजें हैं जो जितना बांटते जाओगे ये बढ़ती जाएगी। और मौत क्या है? मौत हमारे शायर मीर तकी मीर का एक शेर है कि मौत एक मांदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। फिर से क्या ये? मौत एक मांदगी रेस्ट करना, जैसे है ना, मौत एक मांदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। वाह वाह वाह। तो ये जो है इशा। और एक और आपको मैं बड़ी मज़े की बात बताऊं, ये जो इंसानी फ़िक्र होती है ना, इसमें आप देखते हैं कि 15वीं 16वीं सदी में यूरोप में आप अलूम का रेनेसां आई, रेफॉर्मेशन आई, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर और बहुत सारी तो फ़लसफ़े और वो बहुत आगे। लेकिन जो इंसानी दिमाग है ना, वो चाहे 2500 3000 साल पहले कन्फ्यूशियस की शक्ल में आप देखें, सोक्रेटिस की शक्ल में देखें, इंसानी दिमाग का जो है अमल, वो शायद इन किताबों का मोहताज नहीं होता, किताबी इल्म का, उसका इल्म का एक और। अब मैं मसलन आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, आप देखो कि 18वीं सदी में यूरोप में ये फीलिंग हुई कि ये जो सरमायादाराना निज़ाम है, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, ये इंसानों को रोबोट बनाकर और उनके हकूक़ छीन कर हैव्स और हैव नॉट्स का जो फलसफा है, तो हेगल और मार्क्स वगैरह ने इस पर काम किया। दास कैपिटल उसने लिखी। दास कैपिटल ऐसी बड़ी किताब है, आप हैरान होंगे कि अल्लामा इकबाल ने कार्ल मार्क्स के बारे में एक जुमला कहा हुआ है कि नीस पैगंबर व लेकिन दर बगल दारत किताब, कि ये पैगंबर नहीं था मगर साहिब किताब थी इसके पास। इसको मॉडर्न बाइबल भी कहा जाता है। तो इसने आकर दुनिया को एक नया विजन दिया रिश्तों का, पैदावारी रिश्ते जो है, एक नया विजन दिया। अब इसके पीछे पूरा यूरोप का 200-300 साल का जो फलसफा था, उसकी पैदावार थे हेगल और मार्क्स। अब आप देखो कि दिल्ली में उसी ज़माने में पैरेलल एज में, बल्कि उससे थोड़ा सा पहले, मीर तकी मीर नामी एक शायर हमारा हुआ। उस बेचारे ने पूरी ज़िंदगी में मेरे ख्याल में कोई 500-700 किलोमीटर से ज़्यादा दुनिया भी नहीं देखी होगी।
ना हवाई जहाज़, ना टेलीफोन, ना जोग्राफिया, ना अमेरिका शायद उस वक्त अभी दरिया भी कुछ पता नहीं था उसको। लेकिन उसने अपनी फ़िक्र के साथ कि ये जो हैव्स और हैव नॉट्स हैं, किस तरह कुछ लोग जो हैं वो दूसरों की मेहनत का फल बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर ज़ाती मेहनत किए ले जाते हैं। तो वो जो चीज़ उसने दास कैपिटल में 800-900 सफ़े में एक फ़लसफ़ा बना के कही, मीर तकी मीर का एक शेर मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उस पूरे शेर में उसने उस किताब का जिस्ट करके निकाल के रख दिया है। वो कहता है कि अमीरज़ादों से दिल्ली के मत मिलाकर मीर, अमीरज़ादों से दिल्ली के मत मिलाकर मीर, कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से। अब देखो पूरे 2 मित्रों में उसने पूरी बात लपेट के रख दी कि ये हमारे हिस्से की दौलत है, हमारी मेहनत का फल है जो। तो ये जो इंसानी फिक्र है, ये इसमें ज़ाहिर है। अब जब प्रिंट प्रेस आया, अलूम फैले जैसे आजकल है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन असल चीज़ तो यहाँ है कहीं। और वो अब आप देखो, मसलन इंसानी अकल काम नहीं करती कि ये जो इजिप्ट में पिरामिड्स हैं ये कैसे डिज़ाइन हुए थे, कैसे बनाए थे। मैं एक ज़माने में एक मजमून पढ़ रहा था कि इसमें जो पत्थर के स्लैब्स इस्तेमाल हुए हैं, इनका नियरेस्ट सोर्स जो है वो 400 किलोमीटर दूर है। नियरेस्ट सोर्स 400 6000 साल पहले 40-40 मन वजनी जो पत्थर था वो किस तरह से लाए, और 480 फुट उस पर कैसे और किस मटेरियल के साथ आए, और क्या उसकी ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स हैं, और क्या। तो विजन तो था, कोई हमेशा से है, था ना कहीं, सब सारी सिविलाइजेशन में है। तो ये नहीं सोचना कि हमारे यहाँ है। हाँ, तो ये है ना कि अब हमें सोचना यही चाहिए कि इसमें जो इंसान की फलाह है, ह्यूमन में जो मैनकाइंड है, इसकी बेहतरी के लिए हम अपने मुआशरों को कैसे बेहतर बनाएं, और अपने अंदर खुश रह सके और खुश रख सके। वो जो टॉलरेंस है अपने अंदर भी और अपने इर्द गिर्द भी, उसको फरोग देने, चेहरों पे मुस्कुराहट कैसे लाएं। थैंक यू सो मच। मगर एक वादा करेंगे आपने सवाने उम्री लिखनी है। ये आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे और ये प्रॉमिस करें, फिर मैं आपको जाने इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, बहुत शुक्रिया।